गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में मार्क्स का जो है आर्थिक नियतिवादी सिद्धांत पढ़ा था, जिसे इतिहास की भौतिकवादी आर्थिक व्याख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि मार्क्स ने मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं सिद्धांत में बताई हैं, जिसमें से हमने 2 अवस्थाओं का पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था। पहली हमने पढ़ी थी कि आदिम साम्यवादी अवस्था, दूसरी हमने पढ़ी थी दास अवस्था। तो देखिए, दास अवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने से श्रम विभाजन हुआ और श्रम विभाजन के दौरान समाज में 2 वर्गों का जन्म हुआ, स्वामी और दास। क्योंकि निजी संपत्ति का उत्पन्न हुआ और निजी संपत्ति के उत्पन्न होने से 2 वर्ग बने, एक भूस्वामी और दूसरा जो है उसके अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक। तो देखिए, इस प्रकार से दास अवस्था में 2 वर्गों का जन्म हुआ, स्वामी और दास। अब हम अगली अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। अगली अवस्था है सामंती अवस्था। तो देखिए, तीसरी अवस्था मार्क्स ने बताई है सामंती अवस्था। तो देखिए, अगली अवस्था सामंती अवस्था है और मार्क्स ने एक दास अवस्था के बारे में एक नवीन सामाजिक अवस्था का चित्रण किया है, जिसे हम सामंती अवस्था कहते हैं। तो अब उत्पादन के साधनों में और भी क्रमोन्नत सुधार हुआ और हम देखते हैं कि उत्पादन के साधनों में जो है और उन्नति हुई। तो देखिए, उत्पादन के साधनों में उत्पादन के साधनों में और अधिक उन्नति हुई तथा लोहे के फल और करघे आदि का चलन हुआ। तो देखिए, लोहे के फल करघा आदि का चलन हुआ एवं कृषि बागवानी तथा कपड़ा बनाने के उद्योगों का विकास हुआ। तो देखिए, मार्क्स इस सामंतवादी अवस्था में कहता है कि इस अवस्था में उत्पादन के साधनों में और अधिक उन्नति हुई और इस उन्नति के कारण जो है हम देखते हैं कि लोहे के फल, करघे आदि का चलन हुआ और कृषि, बागवानी तथा कपड़ा बनाने के उद्योग का विकास हो। तो देखिए, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने से जो है समाज में 2 वर्गों का जन्म हुआ, सामंत और कृषक। तो देखिए, अब लोहे के फल का जो है चलन हो गया था, लोहे के फल का आविष्कार हो गया था और इस आविष्कार ने जो है किस प्रकार से उत्पादन के साधनों में निरंतर नई नई तकनीकों का विकास हुआ और इस प्रकार जो है श्रम विभाजन के कारण हम देखते हैं समाज में उत्पादन के साधनों का नया नया आविष्कार हुआ और इस कारण से हम देखते हैं किस प्रकार से जो है समाज 2 वर्गों में बट गया, सामंत और किसान। तो देखिए, इस प्रकार से इस अवस्था में उत्पादन के साधनों पर जो है जिसका
स्वामित्व हुआ वो तो सामंत कहलाया। तो देखिए दास प्रथा में जहां हमने देखा था कि किस प्रकार से दास प्रथा में जो है एक नवीन प्रकार के उत्पादन के संबंध स्थापित हुए थे, लेकिन वहां पर दास और स्वामी वर्ग कहलाया। और यहां पर हम देखते हैं कि उत्पादन के संबंध नए कायम हुए और इसमें हम देखते हैं सामंत व्यवस्था में भूमि आदि पर जिसका स्वामित्व था वो तो कहलाया सामंत, और दूसरा जो उसके अंतर्गत कार्य करते थे वो कहलाए किसान। तो देखिए इस प्रकार से उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने से उत्पादन के संबंध परिवर्तित हुए, और हम देखते हैं कि उत्पादन के साधनों में उत्पादन के साधनों में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने से उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने से उत्पादन के संबंधों में उत्पादन के संबंधों में भी परिवर्तन हुआ, उत्पादन के संबंध में परिवर्तन हुआ, और भूमि खेती भूमि आदि पर उत्पादन के साधनों पर जिनका स्वामित्व हुआ वे सामंत कहलाए तथा उनकी भूमि पर काम करने वाले किसान कहलाए। देखिए इस प्रकार से उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने से उत्पादन के संबंध में परिवर्तन हुआ, क्योंकि अब नए उत्पादन के जो है साधनों का आविष्कार हुआ, और किस प्रकार से कृषि, बागवानी और हल के जैसे मान लो हम देखते लोहे के फल का जन्म हुआ और हल का निर्माण हुआ, और किस प्रकार जो है इन उद्योगों का विकास बहुत ही जो है तीव्र गति से हुआ। और इसमें जो है हम देखते हैं कि जिस प्रकार से दास अवस्था में स्वामी और दास दो वर्ग बने, उसी प्रकार से सामंती अवस्था में जो है किसान और जो है सामंत दो वर्ग कहलाए। तो देखिए मार्क्स का जो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, जिसे हम क्लास स्ट्रगल कहते हैं, उसे मार्क्स कहता है कि समाज की प्रत्येक अवस्था में दो वर्ग होते हैं जिनमें निरंतर क्या होता है, वर्ग संघर्ष पाया जाता है। तो देखिए मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करता है कि प्रत्येक समाज की अवस्था में दो वर्ग पाए जाते हैं जिनमें हमेशा वर्ग संघर्ष रहता है। तो देखिए इस अवस्था में जो है दो वर्ग हैं, इस अवस्था में दो वर्ग हैं। पहला है सामंत और दूसरा है
किसान। तो देखिए इस प्रकार से समाज की इस अवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हुआ और उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने से उत्पादन के संबंधों में भी परिवर्तन हुआ, जहां पर हम दास अवस्था में स्वामी और दास नामक दो वर्गों की हमने जो है बात पिछली कक्षा में की थी। और हम देखते हैं कि सामंती अवस्था के कारण दो वर्गों का जो है जन्म हुआ, उसे हम कहते हैं सामंत और किसान। तो देखिए इसमें दोनों में जो है वर्गों में निरंतर संघर्ष हुआ और हम कहते हैं कि इस अवस्था में शोषण इतना भयंकर था जितना कि दास अवस्था में नहीं हुआ। तो इस अवस्था में शोषक और शोषितों का संघर्ष जो है निरंतर चलता रहा। तो देखिए इस प्रकार किसानों का शोषण होता रहा और शोषक वर्ग जो सामंत है इनका शोषण करता रहा, इन दोनों में संघर्ष चलता रहा। अगला जो वर्ग बताया उसने पूंजीपति अवस्था, अगली है पूंजीवादी अवस्था। अगली है पूंजीवादी अगली है पूंजीवादी अवस्था। तो देखिए मार्क्स जो है अगली अवस्था को पूंजीवादी अवस्था के नाम से मार्क्स बताता है और ये कहता है कि पूंजीवादी अवस्था में जो है सामंतवाद के पतन पर पूंजीवाद का विकास हुआ और इसमें देखिए हस्तचालित यंत्रों के स्थान पर वाष्प चालित यंत्रों का आविष्कार हुआ। तो देखिए इसमें नई तकनीक का आविष्कार की बात कही गई और इसमें शोषण जो है और बहुत भयंकर तरीके से जो है शोषक वर्ग का इसमें शोषण किया गया। तो देखिए इस वर्ग में हम देखते हैं कि पूंजीवादी अवस्था में उत्पादन के नए साधन का आविष्कार हुआ और किस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो है नए उत्पादन के साधनों का आविष्कार हुआ और एक औद्योगिक युग था। तो देखिए यह औद्योगिक युग था, औद्योगिक युग था जिसमें औद्योगिक युग था जिसमें हस्तचालित यंत्रों के स्थान पर युग था जिसमें हस्तचालित यंत्रों के स्थान पर हस्तचालित यंत्रों के स्थान पर वाष्पचालित यंत्रों का वाष्पचालित यंत्रों के स्थान पर वाष्पचालित यंत्रों का के स्थान पर वाष्पचालित यंत्रों का निर्माण हुआ तथा बड़े बड़े उद्योगों का तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों का विकास हुआ, बड़े बड़े उद्योग धंधों का विकास हुआ। तो देखिए पूंजीवाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये एक औद्योगिक युग था जिसमें हस्तचालित यंत्रों के स्थान पर
वाष्प चालित यंत्रों का निर्माण हुआ, क्योंकि अब उत्पादन के जो है नए नए साधन का आविष्कार हुआ और इस प्रकार से जो है वाष्प चालित यंत्रों का जो है निर्माण हुआ। और ये एक औद्योगिक युग था जिसमें बड़े बड़े उद्योग धंधों का निर्माण हुआ। तो देखिए, इस पूंजीवादी अवस्था में मार्क्स ने जो बताया है कि ये एक औद्योगिक युग था जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े उद्योग धंधों का निर्माण इसमें किया गया। तो देखिए, उत्पादन बहुत पैमाने पर किया जाता था और जो है पूंजीपति जो है, हम देखते श्रमिक जो है उनका शोषण होता था और किस प्रकार से जो है दोनों में संघर्ष की स्थिति व्याप्त रहती थी। देखिए, उत्पादन इनमें बहुत पैमाने पर उत्पादन होता था, बहुत बड़े पैमाने पर, और उत्पादन का जो है दबाव श्रमिक वर्ग पर हमेशा बना रहता था कि उसे किस प्रकार से उत्पादन जो है अधिक से अधिक करना होता था, क्योंकि यदि उत्पादन अधिक होगा तो उत्पादन अधिक होने से पूंजीपति का जो है लाभ वो अधिक होगा। तो देखिए, जो मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में बताया भी है कि जो मेहनत किसान श्रमिक वर्ग करता है लेकिन उसका लाभ किसके जेब में जाता है? पूंजीपति की जेब में जाता है। तो देखिए, मार्क्स ये कहता है कि इस अवस्था में जहां पर बड़े बड़े उद्योग धंधों का विकास हुआ और इसमें उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करता था और इस युग में दो जो है वर्गों का निर्माण हुआ, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। तो देखिए, इसमें इस अवस्था में दो वर्गों का जन्म हुआ, पूंजीपति और दूसरा है श्रमिक वर्ग, जिसे हम शोषक और शोषित के नाम से भी जानते हैं। शोषक और जिसे हम शोषक और शोषित वर्ग। तो एक इस प्रकार से मार्क्स जो है दो वर्गों में निरंतर संघर्ष की बात करता है और वो कहता है कि पूंजीवादी अवस्था में जो कि औद्योगिक युग था, इसमें किस प्रकार से बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण हुआ और पूंजीपति निरंतर जो है श्रमिकों का शोषण करता था, क्योंकि वो अपने मुनाफे के लिए निरंतर उन पर काम का दबाव बनाए रखता था, क्योंकि उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ करता था। तो इसलिए मार्क्स ये कहता है कि इस अवस्था में भी वर्ग संघर्ष व्याप्त था, क्योंकि समाज दो वर्गों में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हुआ तो उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन हुआ, जिससे समाज में दो वर्गों का निर्माण हुआ, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, जिसे मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग को शोषक और शोषित वर्ग से उसने बताया है। तो इस प्रकार मार्क्स जो है अपने इस वर्ग में ये कहता है, अपनी इस अवस्था में, कि दोनों में निरंतर जो है वर्ग संघर्ष व्याप्त रहता है। तो इस प्रकार मार्क्स की चार अवस्थाएं हमने पढ़ी। अब अगली हम पढ़ते हैं कि मार्क्स ने अगली अवस्था में ये बताया है कि श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था। तो देखिए, श्रमिक वर्ग के अधिनायक की स्थापना मार्क्स की पांचवी अवस्था है।
तो देखिए 4 अवस्थाएं हमें इतिहास में देखने को मिलती हैं जो कि अब तक घटित हो चुकी हैं। 5वीं अवस्था मार्क्स ने बताई है श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था। तो देखिए अगली अवस्था हम पढ़ते हैं। अगली अवस्था है श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था। तो देखिए श्रमिक वर्ग के जो कि आज तक इतिहास में घटित नहीं हुई है, श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था। इस अवस्था में देखिए मार्क्स ये कहता है कि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति का स्वामित्व समाप्त हो जाएगा तथा उस पर केवल श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। देखिए इस प्रकार मार्क्स अपने इस अवस्था में कहता है कि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति का सफाया हो जाएगा, पूंजीपति का स्वामित्व नष्ट हो जाएगा और उत्पादन के साधनों पर समाज का जो श्रमिक वर्ग है उसका स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार मार्क्स अपने इस श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति के स्वामित्व का सफाया करने की बात करता है कि पूंजीपति का जो है उस पर किसी भी तरह का कोई भी जो है स्वामित्व नहीं रहेगा और उस पर केवल श्रमिक वर्ग का ही स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार मार्क्स ये कहता है कि उत्पादन के समस्त साधनों पर पूंजीवाद का अंत कर दिया जाएगा और पूंजीवाद के अंत के बाद में पूंजीवाद का अंत करके जो है श्रमिक वर्ग का, तो देखिए पूंजीवाद का अंत करके उत्पादन के समस्त साधनों पर श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। पूंजीवाद का अंत करके उत्पादन के समस्त साधनों में श्रमिक वर्ग का अधिनायक स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार मार्क्स जो है उत्पादन के साधनों पर पूंजीवाद
पूंजीपति के स्वामित्व का सफाया करके केवल श्रमिक वर्ग को ही जो है उस पर स्वामित्व की बात करता है और कहता है कि इसमें हम देखते हैं कि श्रमिक वर्ग जो है पूंजीवाद के पूरी तरह से समाप्त कर देगा और इस प्रकार जो है श्रमिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति का अंत करके राज्य शक्ति का प्रयोग करके उसे पूरी तरह से समाप्त कर देगा। तो देखिए इसमें हम श्रमिक वर्ग के द्वारा पूंजीपति के अंत की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि श्रमिक वर्ग का पूरी तरह से उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। अगली अवस्था जो मार्क्स ने बताई वो है साम्यवादी अवस्था। साम्यवादी अवस्था तो देखिए मार्क्स साम्यवादी अवस्था में ये बताता है कि किस प्रकार से जो है इस अवस्था में मार्क्स का ये मानना है कि ये एक अंतिम अवस्था थी जिसमें पूंजीवादी तत्वों का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा और देखिए ये राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना की बात करता है कि इस अवस्था में पूंजीवादी तत्वों का पूर्ण रूप से अंत या सफाया करके राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना, राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। तो देखिए साम्यवादी अवस्था में हम देखते हैं कि पूंजीवादी तत्वों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा और किस प्रकार से राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की जो है स्थापना होगी। तो इस प्रकार मार्क्स जो है अपने इस इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में अंतिम अवस्था इस अवस्था को मानता है और ये कहता है कि मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था है जिसमें पूंजीवादी तत्वों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा और समाज में राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो मार्क्स ने दो समाज में वर्गों को माना कि शोषक और शोषित वर्ग। तो मार्क्स यह कहता है कि इसमें शोषक और शोषित दोनों वर्गों का अंत हो जाएगा और केवल एक ही वर्ग बचेगा, केवल एक ही वर्ग बचेगा जिसे मार्क्स ने श्रमिक वर्ग कहा है। तो देखिए मार्क्स जो है साम्यवादी अवस्था में राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना की बात करता है और ये कहते हैं समाज में दो वर्ग, शोषक और शोषित, दोनों वर्गों का सफाया हो जाएगा और केवल एक ही वर्ग रहेगा और ये वर्ग होगा श्रमिक वर्ग।
तो देखिए मार्क्स जो है किस प्रकार से राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है और ये कहता है कि केवल राज्य जो है वर्गीय संस्था पर आधारित है। और इसमें हम देखते हैं कि मार्क्स केवल एक ही वर्ग की बात करता है कि श्रमिक वर्गीय होगा और ये कहता है कि इस सिद्धांत में प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपने आवश्यकता अनुसार उसकी प्राप्ति करेगा। तो देखिए इस प्रकार मार्क्स ने जो है समाज की 6 अवस्थाएं बताई हैं और इन 6 अवस्थाओं में जो पहली 4 अवस्थाएं हमने पढ़ी वो 4 अवस्थाएं हमें इतिहास में घटित हुई दिखाई दी कि आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंतवादी अवस्था, पूंजीवादी अवस्था। और ये 2 अवस्थाएं श्रमिक वर्ग के नायकवाद की अवस्था और साम्यवादी अवस्था जो आज तक जो है वो इतिहास में घटित नहीं हुई है। ये केवल मार्क्स की कल्पना है और मार्क्स ने अपनी कल्पना के आधार पर जो है समाज की 6 अवस्थाएं उस समय ही बता दी थी। जो हमने इतिहास में प्रथम 4 अवस्थाएं हमने घटित हुई देखी हैं और ये 4 अवस्थाएं आज तक जो है घटित नहीं हुई है। तो इस प्रकार मार्क्स अपने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर जो है ये बताता है कि समाज में हमेशा 2 वर्ग रहते हैं जिनमें हमेशा निरंतर वर्ग संघर्ष जो है व्याप्त रहता है। तो देखिए समाज की प्रत्येक अवस्था में मार्क्स ने 2 वर्ग माने हैं और इन दोनों वर्गों में जो वो मानता है कि इन दोनों वर्गों में निरंतर संघर्ष जो है व्याप्त रहता है।